कुमुद चली गई और अपने कहे हुए कि एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत भरे कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफर के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और वह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई है। मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलट कर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पांव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कह गई है। लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पांव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं है अब तो। बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उस सांसों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसे ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वह क्षण कितने शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने इस धूप में भी आते हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। तब का वह पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र से नहीं बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की वसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शॉल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चे के साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्हें बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं निश्चय कुछ न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई, लो मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल और कुंतल ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुकाई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी ही मुट्ठी से सुगंध आ रही थी। सुनहली धूप छेड़ कर जा रही थी। अधिक देर वहां बैठे रहना पाई, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी अब घर बसा ले, जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुनाई पड़ा, मैं आपसे कई बार कहा है, मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं क्या? इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे संबोधन किए। उन्होंने शोभन से भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाए तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिता से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी, लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेट कर बैठी आकृति द्वारा मन स्वर में बोले जाते हैं। स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंदर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट से मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर है।
वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसे जाना रचा नहीं, बल्कि रोकते भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही है। जल्दी जल्दी मेज के कागज समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो अनकहा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैं जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फसौक्स गए नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाह कर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठी। बैठे बैठे कहाँ खो गई थी मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी तब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी है। दोस्तों, आज का एपिसोड में यही एंड करती हूँ, क्योंकि आज मैं इस कहानी को पढ़ते हुए इमोशनल हो रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड को सुनने के लिए इस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें।